अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजद अली दोहा कतर से। और लास्ट टाइम हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक शुरू किया हुआ है जिसमें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स उसकी बात कर रहे थे। और अभी तक मैं आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो बता चुका हूँ। और आज के लेक्चर में हम डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की बात करेंगे। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस लॉर्ड रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने की। उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उसमें क्या किया उसने कि कोई एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया। उस रेडियो एक्टिव सोर्स से आपको पता है कि तीन तरह की रेज निकल सकती हैं, अल्फ़ा रेज, बीटा रेज और गैमा रेज। लेकिन उसने सिर्फ अल्फ़ा रेज ली। और अल्फ़ा रेज जो होती हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इन रेज को उसने बम्बार्ड किया थिन गोल्ड मेटल फॉयल के ऊपर। जैसे एल्युमिनियम की फॉयल होती है तो इसी तरह से उसने गोल्ड की, मेटल की छोटी सी फॉयल ले ली और उस फॉयल के ऊपर इन रेज को बम्बार्ड किया। तो उसने देखा कि ज़्यादातर जो रेज हैं इसमें से पास होकर आगे गुजर गई और वहाँ जाके फ्लोरिसेंट स्क्रीन के ऊपर टकराई। जस्ट फ्यू ऑफ द रेज जो थी, चंद एक रेज, वो मुख्तलिफ एंगल्स पर वापस मुड़ गई। तो इस चीज़ से फिर उसने क्या नतीजा निकाला? इस चीज़ से उसने ये नतीजा निकाला, एक तो ये कि क्योंकि ज़्यादातर अल्फ़ा रेज गुजर गईं एटम में से, सिर्फ चंद एक हैं जो वापस मुड़ी हैं मुख्तलिफ एंगल्स पे। इसका मतलब ये है कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली है, एक बात। दूसरा, जो चंद एक रेस मुड़ गई हैं वापस मुख्तलिफ एंगल से, उसने उसने ये नतीजा निकाला कि दरमियान में यकीनन कोई ऐसी बॉडी मौजूद है जिसके ऊपर सेम चार्ज है जो इन पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज है, यानी पॉजिटिव चार्ज। तो जिनसे ये टकरा के तो वापस हो गई। यानी उसने ये अंदाज़ा किया कि सेंट्रल न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, और उसका नाम भी न्यूक्लियस रख दिया। ये जो सेंटर में पोर्शन था, जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी, उसका नाम उसने न्यूक्लियस रखा, जिसने इन अल्फ़ा रेज को वापस मुड़ने पे मजबूर कर दिया। दूसरा, मज़ीद उसने ये भी कंक्लूड किया कि ये जो एटम है इसमें, ठीक है, सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। बाकी इसके जो दूसरे पार्टिकल हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन, वो दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस कंटिन्यूसली लाइक ए सोलर सिस्टम। जैसे सोलर सिस्टम में सन के इर्द गिर्द हर वक्त अर्थ घूम रही है, वैसे ही उसने कहा जी इसमें न्यूक्लियस, आप अगर इसको सन समझ लें और इलेक्ट्रॉन को आप अर्थ समझें, तो वो उसके इर्द गिर्द कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। तो ये उसके कंक्लूजन थे एटम के मतलब। लेकिन उसकी जो डिस्कवरी है न्यूक्लियस के हवाले से, वो सारी बातें उसकी आज भी ठीक हैं। लोग रिसर्च करते रहते हैं। बाद में लोगों ने जब इलेक्ट्रॉन के हवाले से रिसर्च की तो कुछ डिफेक्ट्स फाइंड हुए। वो डिफेक्ट्स क्या हैं? वो ज़्यादा हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ दो डिफेक्ट्स की बात करेंगे। पहली बात, एक तो रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस कंटिन्यूसली एंड like a solar system, like a solar system. But according to the physics, if any body revolving around the nucleus continuously, तो उसको हर वक्त एनर्जी भी इमिट करनी चाहिए। और अगर वो हर वक्त एनर्जी इमिट करेगा वो पार्टिकल, तो फिर तो उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। एक वक्त आएगा इतनी कम हो जाएगी कि वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाए फिर तो एटम ही ख़त्म हो गया, उसका स्ट्रक्चर ही ख़त्म हो गया। दूसरी बात, दूसरा जो डिफेक्ट्स लोगों ने नोट किया वो ये कि अगर ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, तो फिर तो इसको एनर्जी भी कंटिन्यूस इमिट करनी चाहिए, और उस एनर्जी का अगर हम स्पेक्ट्रम ले लें तो वो भी कंटिन्यूस होना चाहिए। लेकिन इन रियल किसी भी एटम का जब हम स्पेक्ट्रम लेते हैं, ख़ास तौर पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब लिया गया, तो वो लाइन स्पेक्ट्रम आया। उसमें कलर आता है, फिर लाइन्स आती, फिर कलर आता है, फिर लाइन्स आती हैं। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आने के बजाय लाइन स्पेक्ट्रम आया। तो अब इन बातों का जो है वो आंसर रदरफोर्ड के पास नहीं था। इनका आंसर फिर किया है बोहर ने, जो इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि बोहर ने कैसे रदरफोर्ड के इन डिफेक्ट्स को दूर किया। तो आज के लिए इतना ही। मेरी कोशिश होती है कि छोटे छोटे लेक्चर जो है वो आपको मिलें ताकि आप इजीली इनको सुन लें और माइंड में रख सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द के लोगों का उससे भी ज़्यादा ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।